हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल एवोल्यूशन। देखो बच्चों, आप सभी को पता है हम लोग रूरल बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर रूरल इलाके हैं, वहाँ पर जो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो सरकार प्रोवाइड करती है, कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी है जो सरकार प्रोवाइड नहीं करती। मतलब मेनली हम लोगों ने जो क्रेडिट के सोर्सेज है ना, उनके बारे में सीखा था। ठीक है, हम लोगों ने सोर्स तो सीख लिया, आज हमें सीखना है कि रूरल इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें वो बैंकिंग सिस्टम कैसा है। ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। देखो, आप सभी जानते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे जो गांव में जो बैंकिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव करता जा रहा है। देखो बच्चे, एक जनरल सी बात है, जो आज़ादी के टाइम से लेकर अगर आज की बात की जाए ना, तो उसमें सुधार ही हुआ है हमेशा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पुराने टाइम पे जाएंगे तो गांव में आप सभी को पता है कि भाई सिर्फ एग्रीकल्चर होती थी। ठीक है, और वो भी नाम मात्र होती थी। ठीक है, तो उनके पास इनकम के कुछ खास खास सोर्सेज नहीं थे कि वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए। तो और वो फिर वहाँ पर वो सिर्फ वो महाजनों की या फिर जो लैंड डीलर्स होते हैं उनकी चीज उनका उनका जो सिस्टम है वो चलता था वहाँ पे। बैंकिंग सिस्टम वहाँ पर काम नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे 1969 में, ठीक है, इन द ईयर 1969, जब देश के बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, काफ़ी सारे बैंक्स थे हमारे देश में। ठीक है, तो सरकार ने उन सबको अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे गांव में वो जो हालत थी बैंकिंग सिस्टम की वो सुधरने लग गई है। ठीक है, और आज वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। ठीक है, कहता अब उसी बैंकिंग सिस्टम में देख लेना कि जो हमारे पास HSGS हैं, ठीक है भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या फिर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं कि सरकार छोटे क्रेडिट प्रोग्राम चला रही है कि किसानों की हेल्प की जाए, उनको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनके बारे में हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि क्या करती है सरकार, कि भाई लोगों को मोटिवेट करती है कि आप सेविंग करो। ठीक है, सेविंग करो भाई, कमाओ, अच्छी मेहनत करो, साथ में सेविंग करो। सेविंग करने से क्या होगा कि जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे ना, आप अपने मेंबर्स की हेल्प कर पाएंगे जब उनकी ज़रूरत होगी, या तो नो इंटरेस्ट पे या फिर लो इंटरेस्ट पे। ठीक है, कि बहुत थोड़े इंटरेस्ट पे सरकार ऐसे ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाती रहती है। ठीक है बच्चे, और साथ में ये जितने SGS प्रोग्राम होते हैं ना बच्चे, ये सब एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे कहता है कि भाई जो मैंने स्कीम बात की, आप लोग जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम चलते हैं उसी के अंडर में क्या किया बच्चे, सरकार ने एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, वीडियो के बीच में ही वीडियो को पॉज करके एक बार गूगल करना कि ये किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम थी, सरकार ने कब लॉन्च की थी, किस ईयर में लॉन्च किया था इस स्कीम्स को। ठीक है, आपको मैं इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी स्कीम है बच्चे कि किसानों तक प्रॉपर क्रेडिट की फैसिलिटी पहुँचाए। सरकार का मकसद क्या, किसानों तक क्रेडिट की प्रॉपर फैसिलिटी पहुंचाए। ठीक है, ये उनको शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए उनको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। उसके लिए वो चाहे तो बैंक उनको क्रेडिट कार्ड इशू कर दे। जो क्रेडिट कार्ड इशू होंगे ना बच्चे, उनको कहेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं था बच्चे, ये उन एक्टिविटीज़ के लिए भी था जो एग्रीकल्चर और साथ में नॉन एग्रीकल्चर, मतलब नॉन एग्रीकल्चर में से यहाँ पर सिर्फ बच्चे वो एक्टिविटीज़ जो किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हो। ठीक है, किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हो। ठीक है, और जो बैंकिंग सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, देखो हम लोगों ने नाबार्ड की बात की थी। नाबार्ड बच्चे आप सभी जानते हैं एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंकिंग डेवलपमेंट होती रहती है, उनको कंट्रोल करता है। और जैसे जैसे जब से नाबार्ड बना है बच्चे, ठीक है, उस टाइम के बाद से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, वो लगातार इम्प्रूव करती जा रही हैं। ठीक है, अब सरकार ने फैसिलिटीज़ तो काफ़ी सारी दे दी बच्चे, लेकिन फिर भी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था रूरल एरियाज़ में, उसमें स्टिल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज़ हैं। उन डेफिशिएंसीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो डेफिशिएंसी कौन कौन सी हैं। कहता है सबसे पहले देखो बच्चे कि भाई फर्स्ट पॉइंट में, बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज़ इनवर्सिबली been tied to collateral security or guaranteed
गारंटी ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द लोन, कि सरकार ने सुविधा तो दे दी कि किसानों को बिना कोलेटरल सिक्योर सरकार को उसको किसानों को लोन मिल जाएगा, कम सस्ती दरों पे लोन मिल जाएगा, लेकिन उनके लिए फिर से वो सिक्योरिटीज मांगते हैं, ठीक है, कोई जमाबंदी मांगते हैं, तब उनको बच्चे वो लोन मिल पाता है। लेकिन जरूरी किसान तो पहले ही इस मार में थे कि वो अपना हर चीज गिरवी रखते, महाजनों के पास, लैंड डीलर्स के पास गिरवी रखते, सरकार भी उनसे कुछ अलग नहीं कर रही, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता ओविंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, और आजकल बच्चे गवर्नमेंट का, सरकार क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पावर में आने के लिए बार बार किसान का जो ब्याज है या फिर किसान का जो लोन है उसको माफी की योजनाएं चलाती रहती है, उससे देश के ऊपर बर्डन पड़ता है, ठीक है, देश के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन पड़ने लगे बच्चे। अब हर सरकार क्या करती है, पावर में आने के लिए ऐसी ऐसी स्कीम की घोषणा करती रहती है। और आप सभी को बता दूं, हमारे देश के ऊपर अभी जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें इसी का चंक बहुत ज़्यादा है कि सरकार क्या करती है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, या फिर कभी जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका, या फिर किसान है उनके जो ब्याज है, लोन है, वो माफ़ करती रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चरल ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है, सेविंग फॉर फ्यूचर अमंग द फार्मिंग फैसिलिटीज, ठीक है। कहता है कि कमर्शियल बैंक की बात ना करें, अगर कमर्शियल बैंक की बात ना करें तो काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे हैं बच्चे, काफ़ी सारे बैंक्स नहीं, कमर्शियल बैंक्स को छोड़ दें तो काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि वो अभी भी लोगों के अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं कर पाए कि वो भविष्य के लिए सेव करें, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखो, डेवलप करने के लिए आप सभी को पता, कमर्शियल बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स भी आ चुके हैं, ठीक है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो अदर इंस्टीट्यूशंस थे ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स थे, यहाँ पर सरकार भी और लोग भी कम ध्यान देते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड काम तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ के लिए किसानों को वही कमर्शियल बैंक में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कम ध्यान रहता है और ये पॉलिसीज़ भी इनकी कुछ खास नहीं हैं, ठीक है। आगे कहता है सोशल बैंकिंग इन रूरल एरियाज हैज टेकन अ हिट इन वेव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, कि जो सोशल रिफॉर्म्स हुए ना, जो सोशल बैंकिंग थी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, उसने एक लहर पकड़ी है। कब? जो रिफॉर्म्स हुए हमारे 1991 के, 1991 के जितने भी रिफॉर्म्स हुए ना, उसके बाद उन्होंने एक काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। कहता है इम्पैक्ट ऑफ डेब्ट ऑन फार्मर इज जनरली बिकमिंग सो ह्यूज दैट सोसाइटल डेथ आर राइजिंग फ्रॉम scores to centuries, particularly in the states of आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कहता है बच्चे, इस ब्याज की मार में, इस कर्ज के बोझ में काफ़ी सारे किसान इतने बुरे तरीके से दबते जा रहे हैं बच्चे, मेनली महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, कि जो डेथ रेट हैं वो लगातार, नंबर्स उनके लगातार इंक्रीजिंग हैं बच्चे। आप आज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैं मई 2020 की बात कर रहा हूँ बच्चे, आज भी आप लोग अगर ऑनलाइन गूगल करके चेक करेंगे ना, तो किसान इतने ज़्यादा सुसाइड्स कर रहे हैं वहाँ पर। रीज़न बच्चे यही, कर्ज तो ले लेते हैं, फिर वहाँ का सिस्टम ऐसा कि ग्रोथ इतनी हो नहीं पाती कि वो कर्ज पे नहीं कर पाते, और बैंक तो आप सभी को पता है वो चार्ज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो किसान के पास अल्टीमेटली कोई ऑप्शन बचता नहीं। वैसे ये बहुत एक कायर काम होता है बच्चे के सुसाइड करना, लेकिन फिर भी कुछ करे तो क्या करे बच्चे, ठीक है। आगे पॉइंट्स में कहता है वो कि इन सब चीज़ों के बावजूद, ठीक है, इन सब चीज़ों के बावजूद द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, के जो हमारा रूरल एरियाज है ना, सरकार ने क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, बैंकिंग सिस्टम डेवलप भी कर लिया वहाँ पे। फिर अब बात आती है कि भाई जो मार्केटिंग का सिस्टम है, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनका जो मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग आप सभी को पता है, उनको मार्केट तक लेके जाना है। किसान के ज़मीन से उगाने के बाद उसकी ज़मीन से, खेत से लेके उसको मार्केट तक लेके जाना है, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। कहता है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, उनको हम एक रेगुलर तरीके से बात कर लेते हैं। वो कहता है बच्चे क्या, पहला गैदरिंग द प्रोसीजर आफ्टर हार्वेस्टिंग, के हार्वेस्ट करने के बाद, फसल को काटने के बाद उसको इकट्ठा करने की दिक्कत, ठीक है। किसान के पास इतने ज़्यादा सोर्सेज तो है नहीं, मशीन्स नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है, तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसको इकट्ठा करे हर जगह से, ठीक है, या किसी एक लोकल जगह पे इकट्ठा कर ले। प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड लाइक सेपरेटिंग स्ट्रॉज फ्रॉम द ग्रेन्स, के जो प्रोसेस करना है उन प्रोडक्ट्स को, कि जो उनमें से जो ग्रेन में से, जो अनाज में से जो गंध है ना, उसको बाहर निकालना। ग्राइंडिंग टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी,
कि जो क्वालिटी वाइज उसकी ग्रेडिंग करना बच्चे, ठीक है, ये बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी का है, जो हल्का होगा उसको और लोअर क्वालिटी में, जो और डाउन होगा उसको और लोअर क्वालिटीज में ग्रेडिंग करना उस फसल की, ठीक है। पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंस, कि जैसे अब वो मार्केट तक पहुंच चुका है तो बायर की प्रेफरेंस के अनुसार, ठीक है, जो खरीदार है उसकी पसंद के अनुसार उसकी पैकेजिंग करना, ठीक है भाई। ये भी किसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसान के लिए क्या, ये गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल, के जो भविष्य में बेचने के लिए उस अनाज को कहीं स्टोर करना। मैं मई 2020 की बात कर रहा हूँ बच्चे। सरकार अनाज तो खरीद लेती है किसानों से, लेकिन स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। बारिशें आएंगी, बारिशों में वो अनाज भीगेगा, वो ऐसे ही बह के नालियों में चला जाएगा। आप आज भी न्यूज़पेपर पढ़ना बच्चे, जब भी बारिश होती है इस टाइम पीरियड में, जब भी किसान की फसल आती है मार्केट में, देखना वो कैसे मंडियों में कैसे पानी में भीग भीग के बच्चे बाहर जाता है, क्योंकि सरकार के पास उतनी सुविधाएं नहीं है लोगों को देने के लिए। 6th पॉइंट में कहता है सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज ल्यूक्रेटिव, कि उस गुड्स को आगे बेचना जब वो प्राइस हमें उस गुड्स के हमें अच्छे प्राइस मिल रहे हो, ल्यूक्रेटिव प्राइस मिल रहे हो, ठीक है। ये काफी सारे चैलेंजेस हैं जो रूरल मार्केट में, जो एग्रीकल्चरल रूरल मार्केट है उसमें स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, और ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है देखो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, सरकार ने इस मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अपने सिस्टम को सुधारने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। वो स्टेप्स कौन से हैं बच्चे? पहले कहता है सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई हैं, मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डोमिनेंस के लिए स्पेशल उन चीज़ों के लिए अलग से मार्केट बनाई है, ठीक है। कहता है रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड वेयर सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमेटी इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार ने ऐसी मार्केटिंग कमेटीज बनाई हैं जो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती हैं, या फिर मार्केटिंग कमेटी के द्वारा नियंत्रित होती हैं, और सरकार का भी मेंबर होता है उनमें, ठीक है। रेगुलेट सरकार करती है उनको, ठीक है बच्चे। और किस लिए? ताकि जो किसान हैं उनको उनकी फसल के एप्रोप्रिएट प्राइस मिल सके, उनके वाजिब दाम मिल सके, ठीक है। आगे कहता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। अब सरकार ने जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उनको भी डेवलप किया है। द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द फॉर्मेशन of cooperative agricultural marketing societies. As member of these societies, farmer find themselves better bargain in the market, कि सरकार ने जो किसान है ना उनको भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इंक्लूड कर लिया कि वो अपनी दिक्कतों को खुद लेके, देखो बच्चे, एक बाहर का कोई भी इंसान आया हुआ जिसने कभी खेती नहीं की, खेती बाड़ी नहीं की, वो किसान की प्रॉब्लम को किस हद तक समझ पाएगा? किसान की प्रॉब्लम को समझने के लिए एक वो इंसान सही सुटेबल होता है जिसने कभी खुद खेती की हो, वही इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है बच्चे। तो सरकार ने ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप कर दी कि उनमें किसान खुद पार्टिसिपेट करें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, कि सरकार जो स्टोरिंग की दिक्कत थी हमारे पास, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हमारे मार्केट में आ जाया करते थे, उनके साथ जो स्टोरिंग की प्रॉब्लम थी उनको भी इम्प्रूव किया है, ठीक है। विद अ व्यू ऑफ अवॉइडिंग डिस्ट्रेस सेल द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज टू द फार्मर्स, कि कई बार मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चे, मौसम की वजह से या फिर मार्केट सिचुएशंस की वजह से, कि किसान को अपनी फसल के प्रॉपर दाम नहीं मिल पाते, प्रॉपर रेट नहीं मिल पाते, तो किसान क्या कर लेता है, कहीं पर उसको स्टोर कर लेता है वेयर हाउसेज में, ठीक है। अब एक इकलौते किसान के तो बस का नहीं बच्चे कि वो इतना बड़ा वेयर हाउस बनाए और स्टोर करे, गवर्नमेंट खुद के वेयर हाउस बना के उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, के जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट है ना, उनमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कहता है implies a shift from crop farming to other areas of production activity employment, के क्रॉप फार्मिंग को छोड़ के वो उस चीज को जो किसान हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि उनकी इनकम इंक्रीज कर सके, ठीक है। इट रेजेस इनकम एज वेल एज स्टेबलाइज इट, के उनकी इनकम भी इंक्रीज करे और उनकी जो इनकम है उसको स्टेबलाइज भी कर दे, मतलब उसको नियंत्रित भी कर दे, कि हाँ कभी देखो कई बार ऐसा होता है कि किसान को कभी तो अच्छे भाव दाम मिल जाते हैं, कभी वो नुकसान में चला जाता है, तो स्टेबल नहीं है चीज़ें, ठीक है। ये सारी दिक्कतें पड़ती हैं एक किसान के साथ, ठीक है बच्चे। और आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चे मैं, कि इन सब चीज़ों के साथ एक
जो किसान है ना, किसान की आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये सरकार ने आज भी किसानों की इनकम को दोगुना करने के लिए के प्लान बनाया है कि 2022 तक हम एक किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे। और देख लो बच्चे, ये वो देश है हमारा, मैं आपको ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये वो देश है हमारा कि आज़ादी के बाद आज भी जब भी किसान की बात हो रही थी, किसान तब भी नुकसान में था, आज भी किसान की बात हो रही है, किसान आज भी नुकसान में है। आज़ादी के इतने टाइम के बाद हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। स्टिल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर हमारे रूरल एरियाज़ में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, ठीक है। और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपने क्वेश्चंस को कमेंट में ज़रूर पुट आउट करें बच्चे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पुट आउट करें और आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।